हेलो। कैसे हो स्टूडेंट्स? ओके। घर पर हो? थोड़ा बोर भी हो रहे होंगे, बाहर निकलने नहीं मिल रहा होगा। ठीक है। कईयों को घर पे ही अच्छा लग रहा होगा। क्लासेस तो ऑनलाइन चल ही रही है। ठीक है। ओके। तो अब हम प्रोबेबिलिटी के इंडिपेंडेंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देखा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स देखा, ठीक है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स देखा। अब वैसे ही हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे होते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि टू और मोर देन टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स if the occurrence of one event does not affect the occurrence or non-occurrence of the other events। अब ये डेफिनेशन तो मैंने बोल दिया, आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं बताता हूँ आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स सिंपल लैंग्वेज में। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि अगर मैंने एक प्रॉब्लम को थ्रो किया है, क्लास में आपको बनाने दिया है, तो अभी आप सब लोग आप अपने घरों पर बैठे हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ से क्वेश्चन दिया है, तो डेफिनेटली सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व कर पाते नहीं कर पाते, इसको आपके सॉल्व करने या नहीं सॉल्व करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सॉल्व करता है कि नहीं करता, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय द स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स हो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो, ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। मतलब यू पीपल्स आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। करेक्ट है। तो ये सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय द स्टूडेंट्स इज अ इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है। और एग्जाम्पल देखते। जैसे मैंने बोला कि दो पर्सन्स का जिंदा रहना या मरना, क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं, इसीलिए मैं यही एग्जांपल साइट कर रहा हूँ कि कोई भी दो पर्सन जिंदा रहते हैं इंडिपेंडेंटली। वो जिंदा है इसलिए मैं जिंदा हूँ ऐसा नहीं होता, या वो मर गया तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो लाइव या डेड बिटवीन द पर्सन, मतलब टू पर्सन या तो लाइव या डेड जो होंगे, तो ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे। करेक्ट है। आई के बात समझ में? इंडिपेंडेंट इवेंट्स को समझने के लिए अच्छे एग्जाम्पल और आपको बताता हूँ। जैसे कॉइन, कॉइन को आप कितनी बार भी थ्रो करो, फर्स्ट टाइम थ्रो करोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब फर्स्ट टाइम हेड आया या टेल आया, सेकेंड टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट तो करने वाला है नहीं कि फर्स्ट टाइम हेड आया इसलिए सेकेंड टाइम भी हेड आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे भी हेड और टेल में आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। फर्स्ट ड्रॉ में भी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, थर्ड ड्रॉ में भी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब आप कॉइन को कितनी बार भी थ्रो करो, सिमिलरली डाइस, डाइस को भी कितनी बार थ्रो करो, तो इन ईच थ्रो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट will not be affected by the probability of any event occurred in the previous throw। पहले वाले थ्रो में जो भी प्रोबेबिलिटी आई होगी वो इधर के थ्रो में अफेक्ट करने वाली नहीं है। तो ऐसे इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। फिर ये तो हो गया इसका मीनिंग, फिर मैं आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स का इंपॉर्टेंस बताऊंगा। तो क्या हो गया, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, टू और मोर देन टू इवेंट्स आर independent events if occurrence or non-occurrence of event does not affect occurrence or non-occurrence अदर इवेंट्स। तो किसी एक इवेंट्स का ऑकरेंस या नॉन ऑकरेंस दूसरे इवेंट्स के ऑकरेंस या नॉन ऑकरेंस को अफेक्ट नहीं करता, ऐसे इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने अभी जैसे बताया, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। ठीक है। जैसे ड्राइंग ऑफ बॉल, drawing balls one by one, two balls one by one,
अब 1 by 1 बॉल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसमें दो बातें होगी, 1 by 1 में दो बातें होगी, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने अक्सर देखा होगा प्रॉब्लम में ये वर्ड्स लिखे रहते हैं, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। अब 1 by 1 है तो दोनों केसेस हो सकते हैं, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट भी। मान लीजिए टोटल मेरे पास में 10 बॉल्स है, 10 बॉल्स में 4 ब्लैक है और 6 वाइट है, करेक्ट है, 4 ब्लैक्स और 6 वाइट, ठीक है, ठीक है साहब। तो अब अगर आप 4 ब्लैक्स और 6 वाइट में 1 by 1 2 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं और उसमें आप विदाउट रिप्लेसमेंट चेकआउट कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो फर्स्ट ड्रॉ में एक बॉल ड्रॉ करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर ब्लैक की निकालनी है तो 4/10, मतलब डिनोमिनेटर में 10 से ही आप एक बॉल निकालोगे, 10 में से एक बॉल निकालोगे। अगर ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो 4/10 होगी, और अगर वाइट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो 6/10 होगी, करेक्ट है। ठीक, ये बात हो गई क्लियर। विथ रिप्लेसमेंट होने के कारण अब आप क्या करेंगे कि बॉल को निकाला, उसको फाइंड आउट किया, उसका कलर नोट किया, यानी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, करेक्ट है, और उसको वापस से बैग में आपने रख दिया। अब बैग में वापस रख दिया तो वापस से बैग में 10 बॉल से फिर एक बॉल और निकाला, तो अब एक बॉल फिर निकालेंगे तो वापस 10 बॉल में से ही निकालेंगे। तो इसका मतलब अब जो बॉल निकलने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी में कोई अफेक्ट नहीं हुआ है, पहले ड्रॉ में जो हमने बॉल निकाला था उसने सेकेंड ड्रॉ में आने वाली जो भी बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है उसको अफेक्ट नहीं किया है। तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो 1 by 1 में अगर ये विथ रिप्लेसमेंट है तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, और विदाउट रिप्लेसमेंट में आते, विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या किया आपने, एक बॉल निकाला, पहला बॉल तो 10 बॉल में से निकलेगा, लेकिन अब उसको रिप्लेस नहीं किया, रखा नहीं, तो अब दूसरा जब ड्रॉ निकालेंगे तो वो 9 में से निकलेगा, 9 में से निकलेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो गई है। अब सेकंड ड्रॉ में जो बॉल निकलने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी पे असर आ गया है फर्स्ट ड्रॉ के कारण से। तो ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, ये डिपेंड हो गया इसके ऊपर, ये पहले ड्रॉ के ऊपर डिपेंड हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। तो 1 by 1 निकाल रहे हैं, एक साथ नहीं निकाल रहे, लेकिन 1 by 1 में दो केसेस होंगे, एक विथ रिप्लेसमेंट और एक विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट रहेगा तो फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट रहेगा तो फिर वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं रहेंगे, डिपेंडेंट इवेंट्स रहेंगे। एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है साहब। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर प्रॉब्लम को मैंने थ्रो किया क्लासरूम में तो सभी स्टूडेंट्स वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दे विल सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, करेक्ट है, ओके। तो ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा, ठीक है। डेथ और अलाइव, पर्सन्स लोगों का जिंदा रहना या मरना, किसी भी प्राणी मात्र का, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा। कोई एक दूसरे को देख के न जीता है न मरता है, करेक्ट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। फिर टॉसिंग ऑफ कॉइन, ओके, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी भी टाइम्स आप कॉइन्स को टॉस करोगे तो जो प्रोबेबिलिटी हेड या टेल की है किसी भी पर्टिकुलर टॉस में, तो उसके पहले वाले टॉस में क्या आया है वो अफेक्ट करने वाला नहीं है। तो टॉसिंग अ कॉइन या टॉसिंग, थ्रोइंग अ डाइस, ये सब आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे, करेक्ट है कि नहीं? अच्छा साहब, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है, प्लीज नोट इट। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? वो ये है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, माइंड इट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मुझे याद है 2014 में इसमें क्वेश्चन आया था जिसमें ये सारे टाइप्स के
इवेंट्स के बारे में एक क्वेश्चन आ गया था कि भाई इंडिपेंडेंट है कि नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और इंडिपेंडेंट भी है। तो ये सब थ्योरेटिकल पार्ट्स अगर आपको क्लियर होता है ना, तो वो ऑप्शंस आप करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे ना, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं होंगे। रीज़न ये है कि आप अगर ए और ए डैश की बात करते हैं, ए और ए डैश की बात करते हैं, मतलब ए आ रहा है तो ए डैश नहीं आ सकता, या ए डैश आएगा तो ए नहीं आ सकता। तो ए बोलता है कि भैया मैं जा रहा हूँ, तुम मत आओ। ए डैश को, ए डैश वैसे बोलता है जब मैं जाऊँगा तो तुम मत आना। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंटली आएंगे ऐसा नहीं हो सकता। ए आएगा और फिर ए डैश भी उधर से आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ए और ए डैश दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ए आएगा और ए डैश नहीं आएगा, ए डैश आएगा तो ए नहीं आएगा। तो इसीलिए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं होंगे, आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, माइंड इट। करेक्ट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं होंगे, ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है। तो अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जिससे हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स को डिफरेंटली डिफाइन करेंगे। अब देखना, मैथमेटिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स को डिफाइन करने का मीनिंग क्या हो गया है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखा था, ए बाई बी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑकर्ड, ऐसे आपने बोला था। अब बी ऑलरेडी ऑकर्ड हो चुका है, उसके बाद में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को चेकआउट कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब क्या है कि बी का आना हो सकता है, जैसे अभी मैंने विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में बात की थी। विथ रिप्लेसमेंट में प्रोबेबिलिटी के ऊपर अफेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में प्रोबेबिलिटी के ऊपर अफेक्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चेकआउट कर रहे हैं जब बी ऑकर्ड हो गया। तो यहाँ पे भी दो केसेस होंगे, दो केसेस कैसे होंगे कि बी के आने से प्रोबेबिलिटी की, ए की प्रोबेबिलिटी में अफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। So occurrence of B can affect P of A, B may not affect P of A, ठीक है। अब ये अफेक्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब ये अफेक्ट कब नहीं करेगा, जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। अभी जैसे बोला ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का तो मीनिंग वही है कि ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट्स डज नॉट अफेक्ट the occurrence or non-occurrence of the other events, then only the events are independent events. So if A and B are independent, then probability of A by B is simply probability of A, mind it, simply probability of A when A and B are independent. Please note it, when A and B are independent, then the probability of A by B, मतलब अब B का occurrence A के ऊपर कोई असर नहीं डाल रहा है, ये हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ऐसा लिखने की जगह ऐसा लिख दीजिए P ऑफ A। हालांकि इसका तो मीनिंग ही P ऑफ A ही है, बस ये है कि ये हम मान रहे हैं कि B ऑकर्ड हो चुका है तब हम A निकाल रहे हैं। लेकिन इसमें दोनों केसेस हो जाते हैं कि B ने अफेक्ट किया भी होगा और P अफेक्ट कर भी नहीं सकता, दोनों चीज़ें। अब इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, B का ऑकरेंस A के ऊपर कोई असर नहीं डाल रहा है क्योंकि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो वाई डोंट वी राइट P ऑफ A बाई B एज P ऑफ A, ऐसे ही लिख दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो P ऑफ A लिख दिया मैंने, क्लियर है। तो ये P ऑफ A बाई B इक्वल टू P ऑफ A व्हेन A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इसी चीज से मल्टीप्लीकेशन थ्योरम आता है, प्लीज नोट इट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, देखो आपका मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऐसा था, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कैसा था कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज P ऑफ A इंटू P ऑफ B व्हेन A हैज ऑकर्ड, करेक्ट। ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम होता था। लेकिन अब ये ही मल्टीप्लीकेशन थ्योरम अब नया डेफिनेशन इंटीग्रेशन का बनेगा, ये P ऑफ B हो जाएगा when A and B are independent, B are independent। और एक प्रकार से मैथमेटिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स की अब ये डेफिनेशन आप बना लीजिए कि when A and B are independent events, then probability of
ए इंटरसेक्शन बी इज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। बस ये बन गया। नोटिस, तो ये अब एक नया डेफिनेशन आपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स का बना दिया। When you will say that A and B are independent events, yes, we can say that A and B are independent events if probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. करेक्ट है, तब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। बस अब इसी चीज को हमको यूज करना है। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, ये इसी में से इसको हमने जनरेट किया। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को अब जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, और यही आप मैथमेटिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स को डिफाइन करने का तरीका बोल सकते हैं। ठीक है कि नहीं। अब इसके ऊपर बहुत सारे रिजल्ट्स हम लोग देखते हैं। तो वो रिजल्ट्स क्या है, देखिए। फर्स्ट रिजल्ट नंबर 1, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन ए एंड बी डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। ए एंड बी डैश, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। अब किसी भी इवेंट्स को इंडिपेंडेंट दिखाना है तो ये डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। तो हम बात कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश की। इसको आपको इंडिपेंडेंट दिखाना है, मतलब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश होना चाहिए। फिलहाल हम नहीं जानते कि ये पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश होगा कि नहीं होगा, लेकिन बाय रूल ये तो पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। भूल गए होंगे आप लोग, तो मैं एक बार फिर बताता हूँ। ये ए और ये बी, और ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है। करेक्ट है, सेट थ्योरी, और ये बार बार आता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश की प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। करेक्ट है, हाँ जी। ये तो सेट थ्योरी और ये प्रोबेबिलिटी के रूल्स हमने लगा दिया। अब ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मीनिंग ही ये है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। यू कैन टेक पी ऑफ ए कॉमन, तो दैट विल 1 माइनस पी ऑफ बी, एंड 1 माइनस पी ऑफ बी मतलब पी ऑफ बी डैश। तो ये मिला पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल तो लग गया इसमें। तो इसका मतलब ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। करेक्ट है, बिल्कुल सेम वे में आप दूसरा रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब ये दूसरा रिजल्ट कैसा होगा वो देखिए। सेकेंड रिजल्ट, तो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट then A dash and B are also independent, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो A and B are independent, then A and B dash are independent, similarly A dash and B are also independent। अब प्रूफ बिल्कुल सेम वे में है। इसका तो प्रूफ मैं नहीं कराता, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आप इसको एज इट इज वे में इसको प्रूफ कर सकते हैं। और अब आते हैं मैं तीसरे वाले रिजल्ट पे। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन ए डैश एंड बी डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो देखो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, रिजल्ट्स की बात करेंगे तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन ए एंड बी डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट, ए डैश एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट, ए डैश एंड बी डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ये इसका फर्स्ट प्रूफ देखा। सिमिलर वे में सेकंड प्रूफ आप कर सकते हैं। थर्ड प्रूफ मैं बात कर देता हूँ। पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश देखना पड़ेगा। अब पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की बात करेंगे और ये पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश आएगा, तभी हम बोलेंगे कि ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट है। चेकआउट करते हैं, लेकिन उसके पहले हमको डायरेक्टली रिजल्ट नहीं लिखना है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेट थ्योरी में आएंगे। सेट थ्योरी में क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश, यूनियन बन गया इंटरसेक्शन, बी का कॉम्प्लीमेंट बी डैश बाय डी मॉर्गन्स लॉ। करेक्ट है, हाँ। तो इसको मैंने डी मॉर्गन्स लॉ, ये इसका डी मॉर्गन्स लॉ है ये। अच्छा साहब, अब आते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में। जब प्रोबेबिलिटी में आते हो तो ये एक्चुअली में
जब आप प्रोबेबिलिटी में आते हो तो अगर आप ये देखिए तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है, दैट की 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कर सकते हैं, करेक्ट है। ठीक है, अब इसकी बात करें 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट है। और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट है। अब आप देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज पे आ रहे हैं हम लोग। क्या इंटरेस्टिंग चीज है वो देखेंगे कि अब ए और बी तो आपका इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे इसी चीज को हम 1 माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट लगा दिया क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो अब यहाँ पे 1 माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 माइनस पी ऑफ ए। अब ये 1 माइनस पी ऑफ ए और 1 माइनस पी ऑफ ए ये दोनों एक फैक्टर होंगे, निकाल लीजिए बाहर, बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 1 और ये बचेगा पी ऑफ बी। ये कैलकुलेशन समझ लीजिए, कैलकुलेशन समझने में प्रॉब्लम आती है। देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, पी ऑफ बी माइनस के साथ में कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा +1, यहाँ से पी ऑफ बी माइनस के साथ में निकाला तो फिर यहाँ बचेगा माइनस, क्योंकि ये प्लस था पी ऑफ ए। अब ये 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस पी ऑफ ए एक फैक्टर है, निकाल लिया। जब यहाँ से पूरे से 1 माइनस पी ऑफ ए निकलेगा तो ये 1 बचेगा। ये 1 कैसे आया समझ लीजिए, ठीक है, या फिर आप इसको मल्टीप्लाइड कर लीजिए, ये चीज आएगी। अच्छा, तो ये तो हो गया पी ऑफ ए डैश और ये हो जाएगा पी ऑफ बी डैश, दैट शोज ए डैश एंड बी डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है, करेक्ट है, ठीक है। So third result, my dear students, A and B are independent, then A dash and B dash are also independent events, correct है कि नहीं। और पहला रिजल्ट क्या था, A and B are independent, then A dash and B are independent. Second result, A and B are independent, then A and B dash are independent. Third one is A and B are independent, then A dash and B dash are also independent, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के ऊपर। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को चेकआउट करना है। अब मैं आपको पहली बार एटलीस्ट 1 ऑफ ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी हम लोग एडिशन थ्योरम जिसको बोलते थे उसको निकाल रहा हूँ ए एंड बी पे। सो कैन यू फाइंड आउट वेरी इंपॉर्टेंट, कैन यू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 of A or B when A and B are independent। अब A और B इंडिपेंडेंट है, अब इसका फॉर्मूला मुझे जनरेट करना है, ठीक है कि नहीं। A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की। यह है एटलीस्ट का मतलब, दिस इज एटलीस्ट 1 of A or B, करेक्ट है। अब देखना इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अब इसकी बात करूँ तो इसमें मैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट लगा देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी है ना, तो ये नॉट और ये नॉट। अब ये देखिए कैसे, नहीं 1 माइनस पी यूनियन पहले कर देता हूँ, पहले ऐसे कर देता हूँ ए यूनियन बी का नॉट, ठीक है। अभी ये कर देते हैं ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का नॉट। तो अब इसको चेकआउट करते हैं तो 1 माइनस ए नॉट डी मॉर्गन्स लॉ से ये बी नॉट, करेक्ट है। यहाँ मैंने कौन सा यूज लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ, इस सेट में डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया। अब चूंकि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूँ पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ बी नॉट। ये बन गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एटलीस्ट का नया फार्मूला, ठीक है। 1 माइनस पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ बी नॉट। जबकि अभी तक के आप ए यूनियन बी का जो फार्मूला लगाते थे वो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला लगाते थे।
ठीक है, एडिशन थ्योरम का फार्मूला तो यही है। लेकिन अब ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट है तो आप क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सीधा इससे निकाल लो, 1 माइनस पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ बी नॉट। मतलब पी ऑफ ए मालूम हो और पी ऑफ बी मालूम हो तो मैं पी ऑफ ए यूनियन बी निकाल सकता हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स में, कोई इशू नहीं है। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मालूम होने की जरूरत नहीं है, इसका ये मतलब है, करेक्ट है। लेकिन इसका क्या मतलब है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर रहा हूँ। अब आप अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी व्हेन द इवेंट्स आर मोर देन 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैन बी इजीली फाइंड आउट इन अ सिंगल स्टेप बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स नोट करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी is 1 minus p of a naught into p of b naught into p of c naught when a and b and c are independent events। माइंड इट, जब a b और c इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तभी ये सिचुएशन आएगी। देखो अब a यूनियन b यूनियन c का भी आपने मीनिंग तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन तो मालूम है, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी आर सी। तो 3 इवेंट्स क्या, मैं 4 इवेंट्स में आ जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बना है ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। अब आप देखिए इसके ऊपर 2013 एडवांस का क्वेश्चन आया और वो एक लाइन में बन जाता है। अब हमने क्या किया, बोर्ड तक के तो हम लोग जनरली 2 इवेंट्स में ही बात करते और जैसे 3 इवेंट्स की एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखते तो भाग जाते, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी लाइक दैट प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये इतना लंबा थोड़ा प्रॉब्लम तो 3 सेट्स में आते हैं एटलीस्ट का प्रॉब्लम। तो ये तो 4th वाला पूछ रहा है, इसके बारे में तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। दे कैन इवन आस्क for the probability of at least one of the events out of the 5 given events. If events are independent, you can find out directly like that, p of a naught into p of b naught into p of c naught into p of d naught. Got the point? So this is very interesting and important aspect. Mind it, इसके ऊपर 2013 एडवांस में क्वेश्चन आया है और वो एक लाइन में बनेगा और डिस्कस करेंगे। अब जब हम प्रॉब्लम में आएंगे तो उस टाइप पे मैं वो प्रॉब्लम्स लाऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट ए एंड बी जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी की प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी और डी की प्रोबेबिलिटी आप डायरेक्टली इन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखो नॉट की प्रोबेबिलिटी मालूम हो जाए, अगर सारे इवेंट्स की नॉट की प्रोबेबिलिटी मालूम है या सारे इवेंट्स की एस की प्रोबेबिलिटी मालूम है तो नॉट की मालूम हो ही जाती है, करेक्ट है कि नहीं? तो यहाँ से हम एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते इजीली अगर इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ये डियर स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, इनके ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है उनको स्टार्ट करता हूँ, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का पार्ट 2 हो जाएगा। तो आपने सारी बातों को समझ लिया है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अब मैथमेटिकली आपने बोला जब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होगा तभी वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। या इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये होता है कि वी कैन फाइंड आउट दी probability of simultaneous occurrence of A and B, that is the probability of A intersection B equal to P of A into P of B. Okay, fine, bye.